जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है दीक्षित सर में। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम समझते हैं एक रामबाण वीडियो बनाने वाले हैं। क्यों? क्योंकि समझिएगा 1900 टू 1927 में बीएससी थर्ड ईयर का जो आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं उसमें का लगभग मतलब कि आपको 50% प्लस मार्क्स दिलाने के लिए केवल फिजिक्स में आपको पर्याप्त होगा 1900 1927 के बीच की चीज़ की जानने के बारे में। ठीक है, अगर आप इसके बीच के बारे में जान जाते हैं क्या हुआ था तो आप ये समझ जाएंगे कि आपने अपना 50% प्लस मार्क्स गेन कर लिया है। किसमें? टोटल फिजिक्स में इन बीएससी थर्ड ईयर। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और पूरे वीडियो को देखिएगा माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं 1900 से। यहीं से शुरुआत करते हैं 1900 से। 1900 में माय डियर स्टूडेंट्स पहली थ्योरी आई थी, वो थी प्लैंक्स हाइपोथेसिस। ठीक है, अगर आप पीछे के लेक्चर्स पढ़े हो तो आपको पता होगा कि प्लैंक हाइपोथेसिस होता क्या है। अगर नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं, ये समझ लीजिए प्लैंक हाइपोथेसिस में इन्होंने दो थ्योरीज बताई थी। पहला बताया था कि ये क्या होता है, क्वांटा के फॉर्म में चलता है। ठीक है, क्वांटा के फॉर्म में चलता है। दूसरी थ्योरी थी इनकी E इज इक्वल टू एन एच न्यू। ठीक है, या फिर केवल एच न्यू कह सकते हो अगर n इज इक्वल टू 1 हो तो। ठीक है, तो ये प्लैंक हाइपोथेसिस आया था। उसके बाद माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, ये समझ लीजिए किसने दिया था, मैक्स प्लैंक ने दिया था। मैक्स प्लैंक ने दिया था, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, प्लैंक हाइपोथेसिस कहा जाता है। हाइपोथेसिस का मतलब होता है स्ट्रक्चर ऑफ थीसिस विदाउट एनी एक्सपेरिमेंट। ठीक है, बिना एक्सपेरिमेंट के कोई थीसिस आना। ठीक है, अब समझना। उसके बाद माय डियर स्टूडेंट्स ये हुआ 1900 की बात। अब आता है इसके बाद 1905 में आ जाइए। ठीक है, जब भारत में बंगाल विभाजन हो रहा था उस समय आइंस्टीन ने एक थ्योरी दी थी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। हाल ही में हमने इस वीडियो को डाला था, पीछे आपने पढ़ा हो तो ठीक है, नहीं तो आप 1 से 2 वीडियो पीछे जाएंगे तो आपको मिल जाएगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, ये किसके थ्रू हुआ था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? ये E इज इक्वल टू एन एच न्यू के थ्रू हुआ था, जो कि किसकी थ्योरी थी, प्लैंक की हाइपोथेसिस के बेसिस पर आइंस्टीन ने किया था। किसने किया था? आइंस्टीन ने। ठीक है, अब ये आइंस्टीन ने ऐसे किसे कैसे कर लिया, तो माय डियर स्टूडेंट्स फोटो हाइपोथेसिस में होता क्या है कि ये जनरली एक मेटल प्लेट होता है। ठीक है, क्या होता है, एक मेटल प्लेट होता है, इस पर कोई रेडिएशन ऑफ लाइट इंसिडेंट होती हैं, फिर जब रिफ्लेक्ट होती हैं तो इंसिडेंट ऑफ लाइट क्या करती हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन्स को लेकर इमिट हो जाती हैं। ठीक है, उस इमिट हुए इलेक्ट्रॉन को कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उसे, और ये जो पूरा प्रोसेस होता है इसमें, इससे कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, आप पीछे के लेक्चर्स में जाकर चेक कर सकते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब याद रखना, प्लैंक हाइपोथेसिस, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट टर्म की बात करते हैं। अब बात करते हैं 1920 की। 1920 की, ठीक है, इसके बाद 15 साल लगे एक नई थ्योरी को आने में, जिस थ्योरी का नाम था कॉम्पटन इफेक्ट। कॉम्पटन इफेक्ट, ठीक है, कॉम्पटन इफेक्ट। माय डियर स्टूडेंट्स, कॉम्पटन इफेक्ट जो है ये 1920 में आया और इसमें उसी रेडिएशन को लेकर एक हाइपोथेसिस आई। किसके थ्रू, समझिएगा किसके थ्रू आई ये भी समझ लीजिए। थ्रू आई माय डियर स्टूडेंट्स एनर्जी, ठीक है, एनर्जी एंड मोमेंटम के कंजर्वेशन के थ्रू। किसके थ्रू? कंजर्वेशन के थ्रू। इसका मतलब क्या होता है कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को जब हमने क्या किया, इनिशियलाइज किया, तब हमें कॉम्पटन इफेक्ट के बारे में पता चला, जिसमें माय डियर स्टूडेंट्स हमने एक एक्यूरेट वैल्यू फाइंड कर ली। किस चीज़ की? डेल लैम्डा की, जो कि वैल्यू क्या थी माय डियर स्टूडेंट्स, 2h अपॉन एम नॉट सी एन ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये हमने डेल लैम्डा की एक बेहतरीन वैल्यू को फाइंड किया था कॉम्पटन इफेक्ट में। अगर आपने पीछे के लेक्चर्स देखे हो तो ये जस्ट पीछे का लेक्चर है कॉम्पटन इफेक्ट। ठीक है, अब समझना फिर क्या हुआ, एक और बंदा आया। ठीक है, ये देखना, ये कॉम्पटन इफेक्ट किसने प्रूव किया था ये भी समझ लो। इसे प्रूव किया था प्रोफेसर A.H. कॉम्पटन ने। किसने? प्रोफेसर A.H. कॉम्पटन ने। अब कोई पूछे प्लैंक हाइपोथेसिस मैक्स प्लैंक ने, फोटो इफेक्ट किसने किया था? आइंस्टीन ने, और कॉम्पटन इफेक्ट A.H. कॉम्पटन ने। क्या? प्रोफेसर A.H. कॉम्पटन ने। ठीक है, जो कि एक जर्मन साइंटिस्ट थे। अब समझना, अब इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद माय डियर स्टूडेंट्स एक थ्योरी आई,
वो थी 1922 की थ्योरी, जिसे कहा जाता है स्टर्न ग्लेक, ठीक है, एक्सपेरिमेंट। जनरली इस एक्सपेरिमेंट के बारे में बहुत कम पूछा जाता है, ठीक है, इसलिए हम शॉर्ट में बताते हैं कि ये आपके स्पेक्ट्रा ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर में मिल जाएगा एट द लास्ट, ठीक है। एट द लास्ट का मतलब समझिए फ्लोरेसेंस एंड उसके बीच में मिल जाएगा आपको, रमन्स के बीच में, स्टार ग्लेक एक्सपेरिमेंट, ठीक है। उसको यहाँ से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसका कोई महत्व नहीं है क्योंकि बहुत ही कम पूछा जाता है और यही पूछा जाता है कि कहाँ से आया है, बस कब आया था, ठीक है। अब समझना, इसके बाद जो मेन थ्योरी है आई थी 1923 में। ये थ्योरी थी डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। अब आपको याद है कि क्वांटम मैकेनिक्स में हमने जो सबसे पहले पढ़ाया था तो यही पढ़ाया था, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस क्या होता है। याद करा देते हैं, फिर से बता देते हैं, ठीक है। ये सिमेट्रिसिटी के थ्रू बताया गया था। किसके थ्रू? सिमेट्रिसिटी। इसमें बताया गया था माइडसन कि दुनिया में जो भी चीज़ें होती हैं, जैसे मैटर है, ठीक है, जो भी चीज़ें होती हैं वो क्या होती हैं, दो फॉर्म में होती हैं। किसमें किसमें? एक होता है वेव नेचर का, एक होता है किसमें, पार्टिकल नेचर का, ठीक है, पार्टिकल नेचर का। तो यूनिवर्स में मैटर होता है, रेडिएशन होता है, ठीक है, कुछ ऐसे होता है। देखो बताते हैं, ये हो गया यूनिवर्स, ठीक है, यूनिवर्स। ये हो गया रेडिएशन और ये हो गया मैटर। ये तो हमें पता था कि ये दो नेचर का होता है क्योंकि मैक्सवेल बता के जा चुके थे। ये होता है वेब और पार्टिकल का, लेकिन ये हमें केवल पार्टिकल नेचर ही पता था मेडिसिन, ठीक है, केवल पार्टिकल नेचर ही पता था। लेकिन अब हमें पता चल गया है कि ये वेब नेचर का भी होता है, ठीक है, ये वेब नेचर का भी होता है, अब हमें पता चल गया है। तो ये किसने बताया था? ये डी ब्रॉगली की हाइपोथेसिस थी। दिमाग में रख लेना, क्या थी? हाइपोथेसिस थी। हाइपोथेसिस का मतलब समझते हो ना, ठीक है, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटेड अभी नहीं आया था, इसलिए इसको हाइपोथेसिस कहा जा रहा था। फिर क्या हुआ मेडिसन, 1923 के बाद कहानी फिर बदली, और कहानी बदली तो क्या हुआ, इस बात को समझने आप 1926 में श्रोडिंगर आए। क्या होना है? श्रोडिंगर, ठीक है, श्रोडिंगर आए और इन्होंने इसे हाइपोथेटिकली को, जो हाइपोथेसिस था हमारा, हाइपोथेसिस जो था, ठीक है, हाइपोथेसिस के बेसिस पर ही थ्योरेटिकली प्रूव कर दिया। किसके थ्रू? थ्योरेटिकली प्रूव कर दिया कि ये जो चीज है वो सही है। थ्योरेटिकली प्रूव कर दिया कि जो हम चीज पढ़ रहे हैं वो सही है, थ्योरेटिकली। अब थ्योरेटिकली का मतलब समझना, इनका जो वैल्यू आया था, अगर इंडिपेंडेंट की बात करें, ठीक है, तो डेल टू साई प्लस 2m अपॉन h0 स्क्वायर ई साई इज इक्वल टू 0। ये क्या था? इसकी थ्योरेटिकली वैल्यू लाई थी। लेकिन यहां से कहानी खत्म नहीं हुई, यहां कहानी का बिगिनिंग था और 1927 में इस चीज को प्रूव कर दिया गया। और किसने किया मेडिसन? तो इसे किया गया डेविसन एंड जर्मर, ठीक है, डेविएशन और जर्मन ने इसे प्रूव किया। कैसे? एक्सपेरिमेंटली मेडिसिन्स, एक्सपेरिमेंटली। अब फिजिक्स को प्रमाण की आवश्यकता होती है, तो यहाँ पे हमें प्रमाण मिल गया। एक्सपेरिमेंटली इन्होंने प्रूव कर दिया, डेविएशन और जर्मन ने। और किसके थ्रू प्रूव किया, समझना ये बहुत जरूरी है कि किसके थ्रू प्रूव किया। तो आपको पता होना चाहिए कि इन्होंने क्या किया, किस किस थ्योरी का यूज किया। तो इन्होंने डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, ठीक है, जो कि ऊपर थी, ठीक है, श्रोडिंगर के पहले आई थी, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, ठीक है, एंड ये पहला, दूसरा ब्रैग्स लॉ, ठीक है, ब्रैग्स लॉ। अब समझना इसमें इन्होंने कॉमन क्या पाया, इसमें इन्होंने कॉमन ये चीज पाया था कि जो इनकी वैल्यू थी, ठीक है, इनकी जो लैम्डा की वैल्यू थी, दोनों में लैम्डा की वैल्यू थी। यहां पे जब देखा गया पहले वाले में कंडीशन में, तो डी ब्रॉगली में लैम्डा की वैल्यू आई थी 1.66 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, और ब्रैग्स में आई थी लैम्डा की वैल्यू 1.65 एंगस्ट्रॉम, यानी कि सिमिलर आई थी, लगभग क्या थी ये वैल्यू, क्या है? सिमिलर है। इसके थ्रू इन्होंने प्रूव किया था माइडेशंस, ठीक है। और ये लैम्डा की वैल्यू आई कैसे थी, तो यहाँ पे पता चला था कि एट
जो फाई की वैल्यू है वो 50 डिग्री है और जो वी की वैल्यू है वो 54 है। इस पर जो ग्राफ बन रहा था उसको लेकर, ठीक है। तो डेविएशन जर्मन ने क्या किया था, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस और ब्रैक्स लॉ के थ्रू क्या किया, प्रूव किया ये चीज़ कि जो लेमडा की वैल्यू है 1.66 और 1.65 एट सिमिलर है, इसलिए जो हमारा सपोज कर रहे थे कि जो मैटर है, जो क्या है, मैटर है वो वेब नेचर का होगा, वो दरअसल वेब नेचर का ही है, ठीक है। ये किसने प्रूव किया, डेविएशन एंड जर्मन ने, माइडेसन्स, ठीक है। और इसी के जस्ट बाद हमारी पूरी फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों की एक बेहतरीन थ्योरी निकल के आ गई जिसका नाम था हाइजेनबर्ग, ठीक है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब देखो आपको क्या पढ़ाया गया है, डेल एक्स डेल पी एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू नॉट ग्रेटर देन इज इक्वल टू, किससे ग्रेटर है, एच नॉट, इसे क्या पढ़ते हैं, एच नॉट अपॉन 2, ठीक है। आपको ये पढ़ाया गया है, ये इसकी पहली थ्योरी है, ठीक है। इसका 3 टाइप होता है, समझना, पहला टाइप ये हो गया, दूसरा टाइप क्या होता है, ये होता है डेल जे डेल थीटा ग्रेटर देन इज इक्वल टू एच नॉट बाई 2, ठीक है। अब तीसरा होता है, समझना जरा, डेल ई डेल टी ग्रेटर देन इज इक्वल टू एच नॉट बाई 2। ये देखो ये क्या था, पोजीशन मोमेंटम क्या, पोजीशन मोमेंटम, ये क्या था, एंगुलर मोमेंटम एंड एंगुलर जो हमारा एंगल है, ठीक है। अब ये समझना एनर्जी और टाइम, ये किसके बीच में है, एनर्जी और टाइम के बीच में। तो अलग अलग फेजेस के लिए हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को निकाला गया 1927 में, माय डियर स्टूडेंट्स, और ये उस समय की सबसे बड़ी थ्योरीज थी, ठीक है। और इन थ्योरीज को अगर आप पढ़ ले, ठीक है, ध्यान से देखिए, अगर 1 2 3, ठीक है, 4 इसे छोड़ दीजिए, ठीक है, 4 5 6 एंड 7, टोटल 7 थ्योरीज आई थी 1900 से 1927 के बीच में, 7 थ्योरीज आई थी, और ये आपको पास करा सकती हैं फिजिक्स में, ठीक है। आप इन 7 थ्योरीज को अच्छे से पढ़िए, ठीक है, आप इन 7 थ्योरीज को अच्छे से पढ़िए। और यहाँ पे याद रखना एक वैल्यू आई थी, लैम्डा इज इक्वल टू 12.27 इंटू 10 टू द पावर -10, ठीक है, अंडर रूट डेल वी, ये किस में वैल्यू था, मीटर में। अगर हम इससे एम्पियर इसमें लिखना चाहें एंगस्ट्रॉम में, तो क्या होगा, 12.27 अपॉन अंडर रूट वी एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। तो ये वैल्यू फाइंड करने के लिए इस पे क्वेश्चंस आते हैं, न्यूमेरिकल आपका आएगा लगभग 6 मार्क्स का या फिर 4 मार्क्स का, ठीक है। इस पे न्यूमेरिकल आएगा और बाकी आप इससे 50% मार्क्स कवर्स कर सकते हैं, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल दीक्षित सर। जय हिंद, जय भारत।